हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ द कीमोथेरेपी। बेसिकली जैसा कि हम लोगों को पता है कि कीमोथेरेपी लगभग एवरी टाइप ऑफ द कैंसर जो होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट एड ऑल अपन ये देखने वाले हैं कि कीमोथेरेपी होती क्या है। कीमोथेरेपी एक ऐसा ड्रग है दैट आर डिस्ट्रॉय टू कैंसर सेल और द स्टॉप देम टू ग्रोइंग ऑन द डिवाइडिंग सेल। सो मोस्ट ऑफ जो कीमोथेरेपी होती है उनके अलग अलग रूट्स होते हैं काम करने के। तो जैसे कुछ कीमोथेरेपी होती है वो आपके इंट्रावीनस रूट से दी जाती है, आईवी रूट से, कुछ ओरल रूट से दी जाती है, कुछ इंट्रामस्कुलर, कुछ सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है, कुछ इंट्राथिकल भी होती है और कुछ इंट्रा आर्टीरियल और इंट्रा पेरिटोनियल है। वो डिपेंड करती है कि कौन सी कीमोथेरेपी अपन देने वाले हैं, उसका क्या काम है, कितना डोज है और क्या टारगेट करके अपन देने वाले थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है कि कीमोथेरेपी काम कैसे करती है। मोस्ट ऑफ कीमोथेरेपी होती है वो डिपेंड करती है आपका सेल साइकिल जो है उसके किस फेज़ के अंदर अपने को कीमोथेरेपी देनी होती है। तीसरा ये है कि कीमोथेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। अपन बहुत बार देखते हैं कि समटाइम दे आर कीमोथेरेपीज टू बी मिक्स विद अदर कीमोथेरेपी दैट आर डिफरेंट डोज, डिफरेंट शेड्यूल। ये सब चीज़ें क्यों होती है तो वो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर द बेसिक गोल क्या है कीमोथेरेपी का। कई बार कीमोथेरेपी इटसेल्फ क्यूरेटिव होती है, कई बार वो एडजुवेंट के तौर पे होती है, समटाइम न्यू एडजुवेंट के तौर पर होती है, कुछ बार सिम्टम वेरिएशन के लिए भी यूज़ करते हैं। कुछ एक कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो लगभग सारी कीमो में होते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, म्यूकोसाइटिस, इन्फेक्शन, न्यूरोपैथी, माइलोसपरेशन एंड हेयर लॉस। ठीक है, ये सब चीज़ें होती रहती है। सो कीमोथेरेपी जो है उसको जस्ट एज ए ड्रग काउंट नहीं करना होता है। कीमोथेरेपी के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रिसीजन, उसका टाइमिंग, उसका केयर जो होता है, वो चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कीमोथेरेपी के लिए। तो आज हम वही बेसिक चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि कीमोथेरेपी जो है उसके पीछे ऐसा क्या साइंस है, ऐसा क्या टेक्निकल चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिफरेंट शेड्यूल है, डिफरेंट टाइमिंग है और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं। सो फर्स्ट एट ऑल हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में। बिकॉज क्या होता है कि जो भी हमारी सेल्स होती है वो एक साइकिल के थ्रू कंटिन्यूसली ग्रोन अप करती रहती है। उस साइकिल का सबसे पहला फेज है G1 जो लगभग जो होता है 18 से 30 घंटे का रहता है। इसमें होता क्या है, बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस होता है और आरएनए सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये इसको आगे कौन बढ़ाता है, साइक्लिन जो होता है D, उसका एक्टिवेशन होता है बाय द CDK4 और 6 जो होती है उसके जरिए। उससे क्या होता है, RB जीन जो होती है रेटाइनोब्लास्टोमा जीन, उसका फॉस्फोराइलेशन होता है, उससे वो सेल कहाँ इंटर करती है, एस फेज में। तो बेसिकली इसके चेक पॉइंट पे क्या चेक किया जाता है, न्यूट्रिशनल और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। और जो की ड्रग इस पे काम करती है वो है आपकी एल एस्पार्जिनेज एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड। मैक्सिमम क्या है, अलग अलग जो सेल साइकिल्स होते हैं उसके जो अलग अलग फेज की ड्रग है वो अपने को कॉमनली याद हो जाती है, लेकिन एल एस्पार्जिनेज और कोर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं वो जनरली याद नहीं होते हैं। सो बेसिकली ये याद रखने का कि जो G1 फेज है उसके ऊपर एल एस्पार्जिनेज और कोर्टिकोस्टेरॉइड काम करते हैं। सेकेंड जो फेज है वो है एस फेज जो करीब करीब 6 to 8 आवर्स का होता है। इसके अंदर बेसिकली DNA सिंथेसिस होता है। तो डिफरेंट टाइप के जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं 3 ह्यूमंस के अंदर वो काम करते हैं। साथ के साथ हिस्टोन सिंथेसिस होता है। सो यहाँ पे जो चेक है वो क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टेज चेक होता है, किसके थ्रू, ATR जीन के थ्रू। तो जो ड्रग काम करती है, मोस्ट ऑफ जो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है लाइक 5-FU, MTX, जेमसिटाबिन, कैप्सिटाबिन, साइट्राबिन, जितनी भी एंटी मेटाबोलाइट है वो एस फेज पे काम करती है। थर्ड जो फेज है वो है G2 फेज जो अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 आवर्स का होता है। इसके अंदर क्या है, DNA का रिपेयर होता है। ठीक है, सो एक तरह का ऑडिट है ये। इसमें साइक्लिन जो होता है B, उसके साथ CDK1 जो होता है वो काम करता है। इसका जो चेक है वो होता है, जो डबल स्टैंडर्ड DNA ब्रेक्स होते हैं उनको चेक किया जाता है बाय द ATM और चेक 2 होता है। यानी बेसिकली DNA की इंटीग्रिटीज होती है आफ्टर मेकिंग द DNA, वो चेक की जाती है। इस पे फेज पे काम करने वाली ड्रग है ब्लियोमाइसिन इटोपोसाइड। बिकॉज जो ड्रग टोपो आइसोमरेज सेकेंड एंजाइम के थ्रू काम करती है वो इसमें काम करती है। वो डबल स्टैंडर्ड जो DNA ब्रेक होता है वो टोपो आइसोमरेज होती है 2, 4 और 6 से चेक होता है, और ह्यूमन में बेसिकली टोपो आइसोमरेज 2 होता है। सो G2 फेज की जो ड्रग है वो ये है अकॉर्डिंग टू टोपो आइसोमरेज इनिबिटर्स जो होती है वो बेसिकली है। फिर आती है M फेज जो 1 से 2 घंटे की फेज रहती है। बेसिकली इसमें माइटोसिस होता है
स्पिंडल असेंबली होती है। तो इसको चेक करने का काम जो होता है वो बल्ब R1 एंड MED2 जीन्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है। बेसिकली साइटोकाइनेसिस जो होती है वो इस फेज के अंदर होता है। तो जो की ड्रग है इसमें वो है टेक्सल और विनका जो होती है, यानी जो बेसिकली काइनेज इनिबिटर्स होती हैं वो भी इसमें एक्ट करती हैं। एक जो सबसे ज़रूरी फेज़ है वो है G0 फेज़। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो सेल साइकिल है उसमें जो मैक्सिमम जो सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग होती है वो इन पे काम कर जाती है, लेकिन कुछ सेल्स होती है वो एज स्टेम सेल्स होती है और एज स्लो ग्रोइंग सेल्स होती हैं वो रह जाती है। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ ट्यूमर आफ्टर जो है कि एक बार अपने को लग रहा है कि कंप्लीट रिस्पॉन्स आ गया इमेजिंग और उनके ऊपर, बट अपन देखते हैं कि सम टाइम आफ्टर दैट कि वो वापस जो है वो रीग्रोथ हो जाता है ट्यूमर का, या फिर रिलैप्स जो है हो जाता है। वो क्यों होता है? वो बेसिकली इसी स्टेम सेल या जो स्लो साइकिलिंग जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनकी वजह से होते हैं। तो ये G0 फेज में चली जाती है। G1 से कुछ सेल्स होती है एस फेज में ना जाके G0 या हाइबरनेशन में चली जाती है। तो ये सबसे रेजिस्टेंट सेल है एक तरीके से। तो इनके ऊपर जो सेल मतलब जो काम करने वाली कीमोथेरेपी है वो नॉन साइकिल स्पेसिफिक कीमोथेरेपी है। उन्हीं में से एक एजेंट होता है साइक्लोफॉस्फेट। इसी स्टेम सेल को किल करने के लिए अपन साइक्लोफॉस्फेट का यूज़ जो है बेसिकली ट्रांसप्लांट के अंदर करते हैं। ओके, सो अभी जैसे हमने बात किया कि कुछ ड्रग जो होती हैं वो तो कीमोथेरेपी है, जो G1 फेज़ के ऊपर जो अपने काम करने वाली कीमोथेरेपी है वो अपनों बताया जैसे कि G1 पे काम करने वाली कीमोथेरेपी है कोर्टिकोस्टेरॉइड और एल्सपाइरिन। लेकिन क्या रहता है ना बेसिकली बहुत सारी मतलब टारगेटेड जो सेल्स होते हैं, टारगेटेड किलिंग जो है वो भी रहती है, जैसे पाल्बोसिक्लिब है, राइबोसिक्लिब है, एबिमासिक्लिब है। ये क्या है? CDK4 और 6 इनिबिटर है। हमने पहले ही बात की थी कि CDK4 और 6 का रोल कहाँ पर होता है? बेसिकली G1 फेज़ को आगे बढ़ाने में होता है। तो अगर आप इसके इनिबिटर देंगे तो ये फेज़ जो होती है वो आगे नहीं बढ़ेगी बेसिकली, ठीक है। तो दैट आर द थिंग, ये चीज़ हो जाएगी। फिर आती है S फेज़ जो होती है बेसिकली। तो S फेज़ के लिए अपन पहले ही बात कर चुके हैं, G2 फेज़ के लिए अपन बता चुके हैं, M फेज़ के लिए। एक हमने बात किया था कि चेक पॉइंट या DNA डैमेजिंग पॉइंट जो होते हैं उनको चेक करने के लिए प्राप इनिबिटर या ATR इनिबिटर होते हैं, जो बेसिकली ओलापेरिब, नीरापेरिब वगैरह जो होती हैं, जो OSCA ओवरी वगैरह जो है उनमें यूज़ करते हैं। तो देयर आर अनदर DNA डैमेजिंग रिस्पॉन्स एजेंट्स। सो बेसिकली क्या होता है कि जो अपने डिफरेंट फेज जो रहते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ द CDK जो चेक पॉइंट इनिबिटर हैं उनके थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो अपन उन्हीं के टारगेटेड के अकॉर्डिंग जो ड्रग्स हैं वो देते हैं। तो ये बेसिकली हमारा सेल साइकिल जो है वो रहता है। अकॉर्डिंग टू सेल साइकिल हम लोग ड्रग्स जो होती हैं वो प्रेफरेंस बनाते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि ये जो CDK4/6 होते हैं ये कैसे काम करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब G1 सेल ऑफ कंडीशन में होती है तो साइक्लिन D और CDK4/6 एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, पर वो एक इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स होता है। इस कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेशन कैसे होता है? ग्रोथ फैक्टर और न्यूट्रिशनल सिग्नल के थ्रू। जब ये फैक्टर इनएक्टिवेट रहता है तो जो राइटाइनोब्लास्टोमा जीन है वो हाइपोफॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में रहता है, वो E2F जीन को नेगेटिव सिग्नल देता है। इससे E2F जीन जो है उससे रिलेटेड जो ट्रांसक्रिप्शंस होते हैं जीन के DNA के अंदर वो नहीं होते। जैसे ही ग्रोथ फैक्टर और न्यूट्रिशनल सिग्नल्स होते हैं वो इसको सिग्नल देते हैं तो ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाती है। एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो RB जीन होता है वो फॉस्फोराइलेटेड होता है, वो E2F को पॉजिटिव सिग्नल भेजता है। उससे क्या होता है? E2F टारगेटेड जो ट्रांसक्रिप्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो जीन एक्टिवेट हो जाते हैं जो S फेज के लिए रिक्वायर्ड है। तो E2F टारगेटेड जीन क्या क्या होते हैं? साइक्लिन E, DNA पॉलीमरेज, थाइमिडिन सिंथेडेज और सम अदर जीन जो DNA के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और जो हमारी CDK4 और 6 इनिबिटर होती है लाइक पाल्बोसिक्लिब, राइबोसिक्लिब, एबिमासिक्लिब, वो यहाँ काम करती है बिकॉज वो इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट ही नहीं होने देती है, जिससे सेल साइकिल आगे जाता ही नहीं है और सेल यहीं पे किल हो जाती है आपकी। ओके, अगर उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताएं तो देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या रहता है कि अगर कोई G1 फेज़ में सेल है तो वहाँ पे क्या होने वाला है? प्रोटीन और RNA का सिंथेसिस होने वाला है और RB जीन का फॉस्फोराइलेशन होता है जो CDK4/6 से होता है। तो बेसिकली जो एंजाइम डिप्लेटेड एजेंट्स होते हैं लाइक एस्पार्जिनेज जो एंजाइम को डिप्लेट कर देंगे, एक कोर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं वो काम करते हैं।
अब G1 फेज जो होती है उसके ऊपर क्या है, क्योंकि ये कंटिन्यूशन प्रोसेस होती है तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू एक्सपोजर रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए एल एस्पार्जिनेज और जो डेक्सा है उसके शॉर्ट कोर्स शेड्यूल्स होते हैं वो दिए जाते हैं। एस फेज होती है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशंस जो है वो रहता है, तो बेसिकली एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स होती हैं वो यहाँ पर एक्ट करती हैं। तो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग और ये एक लॉन्ग फेज है, सो आपको प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्यूजन जो होता है वो रिक्वायर्ड होगा और एक टाइम डिपेंडेंट किलिंग है, इसीलिए आप देखना 5-FU, MTX इनको या साइट्राबिन इनके इन्फ्यूज़न दिए जाते हैं बेसिकली। फिर आती है G2 फेज जो क्या करती है, डीएनए की प्रूफ रीडिंग करती है बनने के बाद। तो टोपोआइसोमेरेज सेकंड इनिबिटर होते हैं, ब्लियो एटोपोमाइटोमाइसिन ये काम करते हैं। अब इस प्रूफ रीडिंग में क्या है, सिर्फ आपको बोलस या शॉर्ट इन्फ्यूज़न दिए, इसीलिए ब्लियोमाइसिन क्या करते हैं, सिर्फ आईवी पुश करना होता है, उनको इन्फ्यूज़न या उसमें नहीं लगाते हैं। फिर आती है एम फेज जिसमें स्पिंडल की असेंबलीज होती है, साइटोकाइनेसिस है वो चेक किया जाता है, जहाँ पे आपके टेक्सल विनगा एल्केलॉइड जो होते हैं ये काम करते हैं। तो ये भी एक शॉर्ट टाइम प्रोसीजर होती है, इसलिए शॉर्ट इन्फ्यूज़न होते हैं वीकली या 3 वीकली शेड्यूल के वे। फिर एक आते हैं सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, जो हमने बात किया था G0 फेज है, तो यहाँ पे एल्केलाइटिंग एजेंट और एंथ्रासाइक्लिन है, क्योंकि इसीलिए इन एजेंट्स को हम लोग ब्लड मेलिग्नेंसी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनमें डोज प्रोपोर्शनल किलिंग जो है, जितनी हायर डोज दोगे उतनी ज़्यादा किलिंग जो है वो आपकी होती है, इसीलिए आप नोटिस करना कि बहुत हाई डोज साइक्लोफोस्माइड वगैरह जो है वो अपन बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपको देखनी है वो ये है कि हम लोग जब किलिंग जो है सेल का करते हैं बाय द कीमोथेरेपी, तो उसमें एक है स्किपर स्केबल फ्रैक्सिनेशन सेल किलिंग जो है ये एक रहते हैं। ये क्या होता है बेसिकली कि हम लोग जो सेल किलिंग के लिए ड्रग देते हैं तो ईच साइकिल जो होती है वो रिड्यूस करता है एक लॉग से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सारी सेल आपने मतलब कीमो दिया और सारी सेल एक बार में किल हो गई, नहीं, उनका एक फ्रैक्शंस जो होता है ना वो ही किल जो है वो होता है, सारी सेल किल नहीं होती है। अब रिगार्डलेस रहता है वो स्टार्टिंग सेल बर्डन कितना भी है, लेकिन किल एक प्रोपोर्शनल पार्ट होगा, पूरा सेल एक बार में किल नहीं होता। इसी से एक चीज़ निकल के क्या आई कि भाई कुछ ना कुछ जो है वो बाकी रहेगा, आप कितने भी साइकिल दे दो। तो उससे एक चीज़ निकल के आई रेजिडुअल डिजीज़ का कॉन्सेप्ट। सो नॉर्मली 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ट्यूमर यानी 10⁻⁻⁹ सेल्स होते हैं, है ना, वो जो है उससे कम सेल है तो MRD नेगेटिव बोलते हैं अपन बेसिकली। लेकिन क्लिनिकली अगर CR है तो वो क्योर है ये प्रूवन नहीं है, बिकॉज इवन अगर रेडियोलॉजिकली कंप्लीट रिस्पॉन्स आ भी जाए तो रेडियोलॉजिकली देखने के लिए आपको कितनी सेल चाहिए, 10⁻⁹ सेल्स होती है वो रिक्वायर्ड होती है कि रेडियोलॉजिकली आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर 10⁻⁶ to 8 सेल भी है तो इसका मतलब वो सेल तो परसिस्टेंट है। तो इसी वजह से बाद में कॉन्सेप्ट आया एडजुवेंट का, कंसोलिडेशन थेरेपी का, मेंटेनेंस थेरेपी का, कि भाई अगर आपको रेडियोलॉजिकली सेल नहीं भी दिख रही, मतलब 10⁻⁹ सेल नहीं है, इट मीन्स भी उसके अंदर फ्रैक्शनेशन जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो ये चीज़ जो है वो निकल के आई थी बाद में। उसी से एक मिलीजुली थ्योरी है, वो है गोल्डिस कोल्डमैन थ्योरी, कि मोस्ट ऑफली क्या रहता है कि एक सर्वाइविंग फ्रैक्शन जो होता है ना वो रहता है, तो उसको कंप्लीट किलिंग करने के लिए बाद में कॉम्बिनेशन रेजिमेंट्स जो होते हैं ना वो आने लगे। हालांकि उनसे टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन ये डिमांड है अकॉर्डिंग टू कि भाई इस हाइपोथेसिस से ये लगा कि लो किल हाइपोथेसिस से बेसिकली ये चीज़ क्लियर हुई कि भाई कंप्लीट किलिंग तो पॉसिबल नहीं है। सो दैट सिचुएशन वी डूइंग कि इस टाइप से आप ट्रीटमेंट करिए कि मतलब मैक्सिमम किलिंग जो है वो पॉसिबिलिटी हो पाए। तो उसके बाद इसका क्लिनिकल इम्प्लीमेशन जो है वो क्या रहा, एडजुवेंट थेरेपी का क्यों देते हैं कि अगर आपने सेल मतलब अगर आपने कंप्लीट ट्रीटमेंट किया फिर भी अगर माइक्रोमेट्स बच गए जो इमेजिंग थ्रेशोल्ड से बिलो है, तो आपको उसको मैक्सिमम किल करने के लिए अकॉर्डिंग टू लॉग किल हाइपोथेसिस उस रेजिडुअल डिजीज़ को किल करने के लिए पोस्ट सर्जरी या पोस्ट RT आपको एडजुवेंट कीमो देना पड़ेगा। न्यू एडजुवेंट का कॉन्सेप्ट क्यों आया कि जो सिस्टेमिक माइक्रोमेट्स है ऑलरेडी उनको किल करके डाउन स्टेजिंग किया जाए ट्यूमर को, ताकि इजी टू सर्जरी जो है वो हो पाए। जैसे अपन इसोफेगस कैंसर वगैरह में एडजुवेंट निवोल्यूमेब और वो सब देते हैं। फिर एक आया डोज डेंस रेजिमन। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, ये कॉन्सेप्ट आया इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। क्या रहता है बेसिकली, अगर आप शॉर्टर इंटरवल से साइकिल देते हैं
तो अकॉर्डिंग टू नॉर्टन सिमियोन मॉडल वो क्या करता है, ट्यूमर का जो रीग्रोथ रहता है बिटवीन द साइकिल उसको प्रिवेंट करता है। ये सेल किसके लिए प्रूव थी, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के लिए। एक कॉम्बिनेशन थेरेपी, कॉम्बिनेशन में तो ये रहता है कि मल्टीपल ड्रग यूज़ करना है जो ओवरलैपिंग ना करे अपनी टॉक्सिसिटी को, और जो रेजिडुअल सेल किलिंग है बिहाइंड द इमेजिंग वो किल हो पाए। फिर एक ही आया कि नंबर ऑफ द साइकिल ऑफ द कीमोथेरेपी ये कैसे डिसाइड करते हैं। बेसिकली क्या रहता है कि अगर हम मान के चले कि ईच साइकिल जो होता है वो किल करता है 2 लोग का, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 99% किलिंग के लिए अगर स्टार्टिंग बर्डन 10^10 है तो मिनिमल कितने साइकिल रिक्वायर्ड होते हैं, 5 साइकिल, कि थ्योरेटिकली उसको 0 किया जाए। तो इसीलिए प्रैक्टिकली जो है ना जितने भी ट्यूमर हैं वगैरह उनके लिए जो साइकिल डिसाइड हुए वो इसी लॉग किलिंग की वजह से हुए। ये एक आता है मेंटेनेंस ट्रीटमेंट और कंसोलिडेशन, ये क्यों देना होता है, एक्चुअली पोस्ट सीआर आ जाता है इमेजिंग में, लेकिन उसके बाद भी एक अनडिटेक्टेबल एमआरडी जो है वो बची हुई रहती है। तो उस एमआरडी को किल करने के लिए बेसिकली जो है वो अपने को देना पड़ता है। जैसे बेवासिजुमेब देते हैं सीआरसी में, ओलापेरिब ओवेरियन में, ऑसिमेट्रिनिब इन नॉन स्मॉल सेल। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं कि कीमोथेरेपी क्यों एडजुवेंट देनी है, क्यों न्यू एडजुवेंट देनी है, क्यों डोज डेंस देना है, क्यों कॉम्बिनेशन रखना है, नंबर ऑफ साइकिल कैसे डिसाइड होते हैं, और मेंटेनेंस थेरेपी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी क्या हुआ, नॉर्मली क्या रहता है कि हम लोग बेसिक लैंग्वेज में भी पेशेंट भी बोलता है कि भाई अर्ली डिटेक्शन इफ़ द पॉसिबल हुआ तो उसका अर्ली मतलब जो है रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है। उसके पीछे भी एक साइंस है, क्यों आता है, ग्रोथ फ्रैक्शन नाम की एक चीज़ होती है कि ट्यूमर का साइज जितना छोटा रहता है उसका ग्रोथ फ्रैक्शन जो है वो उतना ही ज़्यादा रहता है। तो बेसिकली हम जो कीमोथेरेपी देते हैं वो अर्ली रैपिड ग्रोइंग सेल पे काम करती है। तो छोटा ट्यूमर है उसका ग्रोथ फ्रैक्शन ज़्यादा है तो ट्यूमर जो कीमोथेरेपी उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा। और जितना ही मतलब ट्यूमर जो है उसका साइज़ बढ़ेगा उसका ग्रोथ फ्रैक्शन जो होता है वो उतना ही कम होता जाता है, यानी उस पे सेल का मतलब जो कीमोथेरेपी हम दे रहे हैं वो उतना ही कम काम करती है। इसलिए बोलते हैं कि अर्ली फेज में अगर काम करती है दैट इज़ कॉल्ड है गोम्पेटिजियन काइनेटिक्स होती है कि ट्यूमर का ग्रोथ जो है वो लीनियर नहीं होता है, वो एक्सपोनेंशियली है। वो क्यों रहता है उसके पीछे का रीज़न ये है कि बेसिकली क्या रहता है कि जो जितना ट्यूमर का ग्रोथ रहेगा उतनी ही सेल G0 के अंदर जाएगी और उतना ही ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंस रहेगा, तो उसका क्लिनिकली रिस्पॉन्स उतना ही कम आता है। तो दैट आर द बेसिक प्रिंसिपल कि जितना अर्ली आप डिटेक्ट करोगे ट्यूमर को उतना ही रिस्पॉन्स जो है वो बेटर रहता है। अब इसके अदर देन क्या है कि अपना जो फार्मेकोकाइनेटिक्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अबाउट दैट कीमोथेरेपी। जैसे आईवी रूट से मैक्सिमम ड्रग क्यों देने वाले हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ क्या है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होती है उसको आपको अवॉइड करना है, और सेकेंडली क्या है कि जो जेआई सिस्टम है उसको इरिटेशन से बचाना होता है। अच्छा, ओरल एजेंट जो होते हैं वो देते हैं ना, तो उनका भी जो है ना फूड है, उनका पीएच है, उस चीज़ों से बहुत ज़्यादा उनकी बायो अवेलेबिलिटी इफेक्टेड होती है। जैसे इसका बेनिफिट भी है, जैसे अगर आप एबिरेटरॉन जो है प्रोस्टेट कैंसर के लिए हैवी फैटी मील के लिए देते हैं तो 1000 mg की जगह इवन 250 mg से भी काम चल सकता है अपना, ठीक है। फिर एक जो से प्रो ड्रग एक्टिवेशन होता है कैप्सिटाबिन का, है ना। इसके अलावा जैसे सबक्यूट कॉम्बिनेशन आता है, तो एब्जॉर्वेशन जो होता है उनके बिहार पे भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। फिर आती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कि वो कितने वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, क्योंकि पैक्लिटैक्सेल 95% एल्ब्यूमिन बाइंडिंग है, तो कभी भी पैक्लिटैक्सेल देने से पहले टोटल एल्ब्यूमिन चेक करना कंपलसरी है। बिकॉज अगर एल्ब्यूमिन बाउंड नहीं हुई पैक्लिटैक्सेल, एल्ब्यूमिन कम रहा बॉडी में, तो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा आने वाली है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन में ये रहता है कि सीएनएस का पेनिट्रेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर किसी नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर को ब्रेन मेट्स आ गए और आपने टारगेट थेरेपी में जिफिटिनिब दिया, तो वो आपका ट्रिपल बी क्रॉस नहीं करेगी बेसिकली। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको देखना पड़ता है कि भाई जिस जगह पे हम लोग कीमोथेरेपी दे रहे हैं वो उसको क्रॉस करता है या नहीं है। इसके अदर देन बहुत सारी सेंचुरी साइट होती है, स्पेशली सीएनएस है, टेस्टिस है, तो उनको डायरेक्टेड थेरेपी देनी पड़ती है, या तो इंट्राथिकल है या हाइडोज थेरेपी जो उसको क्रॉस कर सके। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेटाबॉलिज्म। जैसे बहुत सारे ड्रग हिपेटिक मेटाबॉलिज्म है, तो उनको आपको वैसे देखना पड़ता है, जैसे टेक्सल है, विनका एल्कलॉइड है, आइफोसामाइड।
कुछ ड्रग होती है जो रीनल जो होती है उनके थ्रू मतलब होती है, या अदर कोई भी है। तो अगर हिपेटिक मेटाबॉलिज्म है तो इसमें एक बहुत ही ज़रूरी एंजाइम है CYP3A4। तो इसके साथ बहुत सारी ड्रग्स होती है वो एज ए इनिबिटर और एज ए एक्टिवेटर होती हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि ये चीज़ भी बहुत सारी जगह अपने को जो है वो बेनिफिट दे सकती है। सपोज जैसे कि अगर आप किसी AML पेशेंट को अगर वेंटोक्लक्स देना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ वेंटोक्लक्स के साथ अगर आप जो है एजोल ड्रग्स देते हैं तो उसकी डोज रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम हो जाती है, जैसे वेनसाइक्लो है ना, दैट इज़ टू बी इम्पोर्टेंट कि उसका डोज रिडक्शन हो जाता है। फिर है एक्सक्रीशन जो होती है ड्रग का, जैसे रीनल से सिस्प्लेटिन, MTX, ब्लियोमाइसिन वगैरह ये सब जो है वो निकलती है, कार्बोप्लेटिन जो है, और कुछ का बाइलरीज होती है वो भी रहता है, जैसे डोसिडेक्सल, डोक्सोरुबिसिन। तो ये चीज़ अपने को देखनी पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका फंक्शन भी आपको चेक करना पड़ता है। जैसे यूरिन एल्केनाइजेशन ज़रूरी है MTX के लिए, क्योंकि MTX का अगर एल्केनाइजेशन नहीं हुआ तो वो ट्यूबल्स में मतलब डिपॉजिट हो जाएगा और उससे जो है वो टॉक्सिसिटी जो है वो हो सकती है। सो फार्मेकोकाइनेटिकली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे AUC। अब AUC क्या रहता है? AUC होता है एक पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में ड्रग का कितना कंसंट्रेशन जो है ओवर द टाइम एक्सपोजर करता है, वो सिस्टमिक एक्सपोजर है, उसको एरिया अंडर कर्व जो है बोलते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर कार्बोप्लेटिन, बिकॉज कार्बोप्लेटिन होती है उसके लिए डायरेक्ट आप फ्लैट डोज कॉम्बिनेशन जो पर मीटर स्क्वायर है वो यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो AUC है वो क्यों यूज़ कर रहे हैं? फॉर बेटर प्रिडिक्ट द एफिकेसी एज वेल एज टॉक्सिसिटी, ठीक है। फिर एक होता है Cmax, दैट इज़ ए मैक्सिमम ड्रग कंसंट्रेशन। जब आप किसी ड्रग को देते हैं किसी पेशेंट को तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन कब आता है? जैसे सिस्प्लेटिन का बोलस देना है, 5-FU का बोलस देना है, तो वो सब चीज़ें रहती हैं। एक होती है T-half। T-half क्या है कि ड्रग कंसंट्रेशन 50% से गिर जाती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे MTX के लिए, MTX के क्या है, ल्यूकोवेरिन का जो टाइमिंग है वो T-half पर ही डिपेंड करता है। एक है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो रियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उससे अलग रहता है। जैसे एंथ्रासाइक्लिन है, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 500 to 1000 लीटर, बिकॉज डीप टिश्यू बाइंडिंग। सो ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा रहा तो उसकी T-half ज़्यादा रहेगी, उससे क्या होगा, कार्डियोटॉक्सिसिटी भी ज़्यादा आएगी, तो वो भी अपने को देखना। उसके अलावा क्लीयरेंस जो होती हैं वो चेक करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रीनल हो चाहे हिपैटिक हो। तो ऑर्गन डिसफंक्शन हो तो ड्रग अकॉर्डिंग टू चेंज करनी पड़ती है। इसके अलावा जैसे अपने बात की प्रोटीन बाइंडिंग की, पैक्लिटैक्सेल की, तो वो भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मेकोकाइनेटिक है। फिर अपन बात करते हैं फार्मेकोडायनेमिक्स होती है अबाउट दैट ड्रग जो है, तो उसमें एक तो होती है डोज की इंटेंसिटी। डोज इंटेंसिटी मतलब क्या होता है कि mg पर मीटर स्क्वायर डोज पर वीक, मतलब पर वीक जो है वो कितना मतलब डोज से एक्सपोजर होता है। तो अगर हायर डोज एक्सपोजर रहता है किसी का पर वीक, तो इसका मतलब क्या है, उसको रेजिस्टेंस होती है वो फास्ट आता है, अकॉर्डिंग टू कोल्डमैन थ्योरी। एक रहता है रिलेटिव डोज इंटेंसिटी, ये अपन यूज़ करते हैं बेसिकली CA-BRUSH के केस में। रिलेटिव डोज इंटेंसिटी का मतलब एक्चुअल डोज इंटेंसिटी जो है वो कितना है, अपनों ने प्लान कितना किया इनटू 100। अगर ये 85% से कम आती है तो ओवरऑल सर्वाइवल जो होती है उसका चांस कम होता जाता है। इसीलिए हम लोग CA-BRUSH के केसेस के अंदर शॉर्टर साइकिल यूज़ करते हैं और डोज डेंस साइकिल यूज़ करते हैं विद GCSF सपोर्ट होते हैं, क्योंकि उसका RDI जो होता है वो अपने को ऊपर रखना होता है। आम क्या है कि RDI अगर ज़्यादा करोगे पेशेंट का ना, तो दैट इज़ टू बी मीन कि उसको रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू कोल्डमैन थ्योरीज होती है कि अगर रैपिड राइजिंग डोज होती हैं तो अर्ली, अगर आप रैपिड राइजिंग करोगे तो अर्ली जो रेजिस्टेंस रहता है वो कम हो जाता है और क्लोन सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटीज़ होती है वो भी कम हो जाएगी बेसिकली। सो दैट इज़ आर द बेसिक कॉन्सेप्ट होती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट थिंक वन इम्पोर्टेंट चीज़ अबाउट दैट आपकी फार्मेकोडायनेमिक्स जो है उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो BS से बेस्ड डोजिंग होती है, नॉर्मली हम लोग सबके लिए यूज़ करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड डोज फार्मूला है जो लगभग सब साइटोटॉक्सिक के लिए यूज़ करते हैं। AUC बेस्ड होती है, वो बेटर एफिकेसी शो करती है, बेटर टॉक्सिसिटी शो करेगी कार्बोप्लेटिन के लिए। सो ये रहता है बेसिकली कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन से कितना एक्सपोजर हो रहा है। एक होता है थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, यानी जो रियल लेवल टाइम पर प्लाज्मा लेवल जो है वो कितना है, जो बेसिकली ब्यूसल्फान या हाई डोज MTX के लिए यूज़ करते हैं, जो T-half पे बेस्ड कॉन्सेप्ट रहता है।
एक होता है ऑर्गन फंक्शन बेस्ड, जिसमें हम डिपेंड करता है कि भाई कौन सी ड्रग किस ऑर्गन के थ्रू मेटाबोलाइज होती है। इसके अलावा फार्मेकोजिनोमिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिडिक्टिव टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर पहले से उसको कोई जेनेटिक म्यूटेशन है, जैसे डीपीडी डेफिशिएंसी होती है, 5-FU की टॉक्सिसिटीज होती है ना, UGT1A128 जो होता है, SN38 जैसे इर्नोटिकेन की टॉक्सिसिटी होती है, तो दे आर द डिफरेंट एजेंट। सो बेसिकली जो फार्मेकोडायनेमिक है उसका रिलेशनशिप जो है उसके बिहाफ पे हम ये बोलते हैं कि दो तरह की सेल किलिंग जो है वो होती है। एक होती है बेसिकली टाइम डिपेंडेंट किलिंग जो होती है वो, और एक होती है कॉन्सेंट्रेट डिपेंडिंग किलिंग। टाइम डिपेंडेंट का मतलब होता है कि उसमें टाइम जो है, जो इफेक्टिव थ्रेशोल्ड का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बेसिकली होती है फेज स्पेसिफिक किलिंग्स होती है ना उसके ऊपर। और कॉन्सेंट्रेशन होती है उसमें क्या रहता है, मेन जो पीक कॉन्सेंट्रेशन है वो है, दैट इज की नॉन सेचुरेटेबल होती है। इसमें जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग है उसमें किलिंग का प्रोपोर्शनल जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन होती है उसके ऊपर। जो टाइम डिपेंडेंट किलिंग होती है, जैसे अपन जो इन्फ्यूज़न देते हैं 5-FU का, साइट्राबाइन का या ब्लियोमाइसिन को पुश करते हैं, वो चीज़ें हैं। जितना प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्यूज़न रहेगा, जितना कंटिन्यू इन्फ्यूज़न रहेगा, और जितना फ्रैक्शनेशन डोजिंग रहेगी वो है, ठीक है। तो और जो कंसंट्रेशन डिपेंडिंग किलिंग होती है उसमें बोलस डोज होती है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होती है। बट क्या रहता है, कंसंट्रेशन डिपेंडिंग में जो पीक लेवल है उस पर नोजिया, वोमिटिंग, नेफ्रोटॉक्सिसिटी रहती है ना। और जो टाइम डिपेंडेंट किलिंग है उसमें लंबे टाइम एक्सपोजर होने से म्यूकोसाइटिस, माइलोसप्रेशंस वगैरह, वो सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा होते हैं। सो दे उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज़ ऑल ऑफ द अबाउट कि ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं, कि आपकी मुँह चालू कर दिया, ये कर दिया, लेकिन बहुत बार आपके सिलेक्शन करने के बाद कि आपने कीमो सेलेक्ट कर लिया, फेज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया, टॉक्सिसिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया, टाइम किलिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया, कंसंट्रेशन डिपेंडिंग है, टाइम डिपेंडिंग है, बोलस देना है, आईवी देना है, वो सब सेलेक्ट करने के बाद भी ड्रग काम नहीं करता है, तो दैट इज कॉल्ड द ड्रग रेजिस्टेंस। दो तरह के ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं, वन इज टू बी इंट्रेंसिक, वन इज टू बी एक्वायर्ड। इंट्रेंसिक में क्या रहता है, बेसिकली वो एक प्री एग्जिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है वो आम का होता है, ठीक है। और उसमें क्या रहता है, मोस्टली जैसे पहले से ही कुछ ना कुछ जीन डिफेक्ट है, वो ऐसा कुछ है, या कोई एंजाइम कम ज़्यादा हो गया, या कोई अदर पाथवे लाइक BCL2 ओवर एक्सप्रेशन हो गया, तो उन सब से होते हैं। एक्वायर्ड होता है वो है ड्रग जो होती है उसकी ओवरडोज, ओवर प्रेशर सिस्टम जो होता है उसकी वजह से कुछ सेकेंडरी म्यूटेशंस जो हैं वो आम के हो जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो रिवर्सिबल म्यूटेशन क्रिएट कर देती है, पाथवे अल्टरनेट हो जाता है, लेकिन पाई का AKT3 है ना, रिवर्सिबल जैसे ब्राका में होता है, तो उन सब की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड द एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होते हैं। अगर इनको आप डिटेल में बताएं कि बेसिकली जो इंट्रिंसिक ड्रग रेजिस्टेंस रहता है उसमें क्या है कि आप जो ड्रग है वो डे 1 से जब एक्सपोजर करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स डे 1 से ही नहीं आता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें, जैसे केरास अगर म्यूटेशन हो गया तो सिटुक्सिमेब आपकी वो काम नहीं करेगी, ठीक है। जैसे MDR अगर म्यूटेशन हो गया रीनल सेल और एडिनल में तो भी ड्रग काम नहीं करती है, तो उसके लिए आपको बेसलाइन मॉलिक्यूलर जो है वो करवाना होता है। एक्वायर्ड जो होती है उसमें शुरू में जो होती है ना ड्रग रिस्पॉन्स करती है, बाद में धीरे धीरे सेकेंडरी फेलियरिटी होती है, जैसे नए म्यूटेशन बन गए EGFR में, जैसे T79M जो होती है वो बन गया, एंथ्रासाइक्लिन वगैरह, सिस्प्लेटिन, एंथ्रासाइक्लिन के लिए MDR1 हो गया, सिस्प्लेटिन के लिए ERCC1 जो होती है वो आम का हो गया, तो वो चाहिए। उसमें फिर आपको रिपीट बायोप्सी कराना है, CTDNA जो होते हैं, CDNA पैनल वगैरह वो करा के देखने होते हैं कि वो सेकेंडरी म्यूटेशन होती है वो क्या है। एक इम्पोर्टेंट आता है मल्टी ड्रग जो होती है आम का, मल्टी ड्रग जो है रेजिस्टेंस इफ्लेक्स पंप जिसको कहते हैं, जो बहुत सारी ड्रग जो रहती है आम की उसमें रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट करता है। इसमें क्या रहता है, एक ABCB1 नाम से एक जीन होता है जो अप्रॉक्सी 117 किलो डाल्टन का एक प्रोटीन पंप जो है वो आम का रहता है, जो बेसिकली सबस्ट्रेट है एंथ्रासाइक्लिन, विनका, टैक्सल, एटोबोसाइड, इमाटिनिब और एक्टिनोमाइसिन। ये ओवर एक्सप्रेशन होता है जैसे रीनल सेल में, एडिनोकोर्टिकल वगैरह जो होते हैं उनमें, तो ये ड्रग्स जो होती है उसको इफ्लेक्स जो होती है वो कर देता है, बाहर की तरफ जो है वो क्रिएट कर देता है। सो दैट आर द कुछ MDR रिवर्सिबल एजेंट है जो इस पंप को रिवर्सिबल कर सकते हैं, जिसमें वेरापामिल है बट उसके कार्डियक साइड इफेक्ट होते हैं, साइक्लोस्पोरिन है, एंड एक जो होती है वो टेरिक्यूडेर जो होती है वगैरह कुछ अदर है, लेकिन वो उनमें ड्रग टॉक्सिसिटीज होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेसिकली रहती है, ठीक है। तो अब क्या रहता है कि बेसिकली
ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो आपके होते हैं, तो इनको कैसे अपन जो है वो ओवरकम कर सकते हैं या क्या चीज़ होती है। जैसे अगर बात करें न्यूक्लियोटाइड एक्सिजनल रिपेयर NER, बेसिकली जो प्लेटिनम एजेंट होते हैं, सिसप्लेटिन है, ऑक्सिलिप्लेटिन है, वो इनसे रेजिस्टेंस करते हैं, जिसमें ERCC1 और XPD जीन्स होती हैं वो ओवर एक्सप्रेशन जो है वो आपका कर जाते हैं। अगर आप रिमूवल करते हैं PTDNA एडिक्ट होते हैं तो उससे प्लेटिनम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, या हाई ERCC1 mRNA रहेगा तो पुअर रिस्पॉन्स जो है वो आता है सिसप्लेटिन का। तो न्यूक्लियो टाइड एक्सीजन रिपेयर जो मैकेनिज्म है वो ख़राब होने की वजह से सिसप्लेटिन का रेजिस्टेंस होता है। एक होता है MMR यानी मिस मैच रिपेयर्स होती है वो, जिसमें जीन होते हैं MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 लॉस हो जाते हैं। अगर डेफिशिएंट MMR है तो 5FU रेजिस्टेंस जो है वो आपका हो जाता है, ठीक है। एक है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होती है, जिसमें प्राप इनिबिटर्स होते हैं, उसके लिए जीन है BRCA1 और 2 होती है वो। तो इसमें क्या होता है, ब्राका का एक रिवर्सिबल रिस्टोरेशन हो जाता है आपका होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का, और उससे क्या रहता है, प्राप इनिबिटर्स होते हैं वो आपके रेजिस्टेंस कर जाता है। एक होता है बेस एक्सीजन रिपेयर्स होता है, बेसिकली एल्केलाइटिंग एजेंट्स होते हैं उनके लिए, या टिमोजोलामाइड है। अगर MGMT जीन का मिथाइलेशन रहता है तो इससे क्या रहता है कि जो O6 मिथाइल ग्वेनिन है वो रिपेयर नहीं हो पाता, तो टिलो जो आपकी जोलामाइड है वो सेंसिटिव रहती है। अगर MGM2 अनमिथाइलेशन रह जाता है तो रिपेयर हो जाती है लीजन और टिमोजोलामाइड रेजिस्टेंस कर जाता है। एक इसके अलावा देना नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग NHEG, इसमें ड्रग है टोपो आइसोमेरेज सेकेंड इनिबिटर, जैसे इटोपोसाइड वगैरह जो होते हैं ना वो। इसमें क्या रहता है कि जो रैपिड डबल स्टैंडर्ड DNA ब्रेक रिपेयर होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं पोस्टर्स को। इसका जब अप रेगुलेशन हो जाता है तो इससे इटोपोसाइड जो होती है वो आपकी रेजिस्टेंस होती है वो कर जाएगी। सो दैट आर द सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन। सो व्हाट आर द स्ट्रेटजी अबाउट दैट ऑल द थिंग्स एंड ओवरकम टू दिस रेजिस्टेंस। सबसे पहली चीज़ आपको कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी यूज़ करनी होती है, अर्ली ट्रीटमेंट चालू करना है, और सिक्वेंशियल या अल्टरनेटिव रेजिमेंट्स जो होते हैं वो यूज़ करने होते हैं। डोज डेंसिटी अकॉर्डिंग टू डेट ऑप्टिमाइज करनी होती है। बायो मार्कर के अकॉर्डिंग आपका जो डाइवर्स जीन्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा कीमो देना है, एंड जो टारगेटेड थेरेपी है वो देनी होती है ताकि वो उस मैकेनिज़्म को ओवरकम कर सके। तो ये बेसिकली जो है वो हमारा अबाउट द कीमोथेरेपी जो बेसिक्स है वो था। अब नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ द ड्रग क्लास, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके साइड इफ़ेक्ट एंड ऑल अदर थिंग्स। थैंक यू।